हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कामतगिरी आईएएस एकेडमी। आज हम आपके सामने पॉलिटी का जो पहला वीडियो होगा उसमें संविधान के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना के विषय में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका के विषय में और संविधान की जितनी भी खास विशेषताएं हैं उन सभी के विषय में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्थात संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और संविधान की मुख्य विशेषताओं पर आधारित आज की क्लास होगी। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। संविधान, आज का जो अपना टॉपिक है वो है संविधान का, और देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में क्या रखा गया है। अर्थात हम सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है संविधान के अंतर्गत, संविधान कहेंगे किसको? डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने जान लिया कि संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से निकला। तो सबसे पहला शब्द आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहां से आया है, इसकी जानकारी, अर्थात इस संविधान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी आज जानकारी करेंगे। तो देखते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है आपका, ये लैटिन भाषा अर्थात ग्रीक वर्ड कह सकते हैं, लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ है शासन करने का सिद्धांत, शासन करने का सिद्धांत। अर्थात किसी भी राज्य व्यवस्था में शासन करने का जो सैद्धांतिक स्वरूप होता है उसका वर्णन इस संविधान के अंतर्गत हम करते हैं। अर्थात इस सैद्धांतिक स्वरूप को देखते हैं कि शासन करने का जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार का हो सकता है। शासन कई तरीके से किया जा सकता है। शासन, सबसे पहला तो कहेंगे इसको, शासन शब्द राजतंत्रात्मक शासन हो सकता है और लोकतंत्रात्मक शासन हो सकता है। राजतंत्रात्मक शब्द में शासन की यदि बात करें, इसको दो पार्टों में डिवाइड करिए। पहला है राजतंत्रात्मक शासन, दूसरा है लोकतंत्रात्मक शासन। राजतंत्रात्मक शासन और लोकतंत्रात्मक शासन, चलिए देखते हैं। राजतंत्रात्मक शासन जो है, इसमें क्या होता है, सर्वोच्च कह सकते हैं तो राजा होता है, शासक होता है, शासक वर्ग ही सब कुछ होता है, सर्वोच्च होता है। अर्थात इसमें जनता प्रजा के रूप में होती है। अर्थात राजतंत्रात्मक शासन में एक व्यक्ति की प्रजा होती है जनता, किसी व्यक्ति विशेष या किसी सत्ता को जो मालिक होता है उसका जनता उसकी प्रजा होती है। दूसरे नंबर पर लोकतंत्रात्मक शासन जो है, तो लोकतंत्रात्मक शासन एक ऐसा शासन है या ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता पर निहित शासन व्यवस्था होती है। अर्थात इसमें इस लोकतंत्रात्मक शासन में कह सकते हैं सर्वोच्च जनता होती है, और राजतंत्रात्मक शासन में कह सकते हैं कि सत्ता दल ही सर्वोच्च होता है। ये दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शासन करने के लिए, जो शासन करने का जो सिद्धांत है, तो शासन करने का सिद्धांत दो प्रकार का है। या तो लिखित सिद्धांत हो सकता है, लिखित सिद्धांत, दूसरे नंबर पर अलिखित संविधान या अलिखित सिद्धांत। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, संविधान शब्द या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है
ये लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से, अर्थात जिसका अर्थ है शासन करने का सिद्धांत। अर्थात हमें किसी राज्य की या किसी राष्ट्र की किसी व्यवस्था में कैसे क्या शासन करना है, इस दिशा में विस्तृत जानकारी हमको देता है। ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है, सैद्धांतिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर लिखित सिद्धांत और अलिखित सिद्धांत। लिखित सिद्धांत जिस जगह का प्रारूप या कानून व्यवस्था या शासन करने की पद्धति या शासन व्यवस्था एक लिखित रूप में व्यवस्थित होती है या लिखित रूप में हमारे पास उपस्थित होती है, उसे हम लिखित संविधान कह सकते हैं। और जो व्यवस्था लिखित रूप में नहीं होती या कानून व्यवस्था हमारे लिखित नहीं होती, उसे हम अलिखित सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात यदि हम देखें कि इस विश्व के अंतर्गत सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का था, तो सर्वप्रथम जो लिखित संविधान वैश्विक संरचना में आया वो यूएसए का था। यूएसए का सर्वप्रथम लिखित संविधान था। ये 1789 में लिखा जा चुका था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ यूएसए में, और उस सम्मेलन के बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो था वो प्रजातंत्र या राजतंत्र पर आधारित था। अर्थात वहां की जनता को एक संविधान की मांग करना था। अर्थात इस संविधान के लिए वहां पर व्यवस्था बनी कि क्या कहते हैं, एक संविधान बने और संविधान जो लिखित हो। अर्थात लिखित संविधान सर्वप्रथम जो लिखित संविधान था वो यूएसए का था, और इसी यूएसए के संविधान पर आधारित इंडिया का संविधान है। अर्थात यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। दूसरे नंबर पर आते हैं कि अलिखित संविधान कहाँ का है, तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अर्थात लिखित संविधान की यदि बात करें, जहां का संविधान, जिस जगह का संविधान लिखित संविधान होगा वहां पर सर्वोच्च संविधान होगा संसद। संविधान, संसद की जननी होगी संविधान। अर्थात संसद संविधान के नियमों का पालन करते हुए कानून बनाएगी या नियम बनाएगी, नियम तैयार करेगी, प्रस्ताव तैयार करेगी। परंतु जहां का संविधान लिखित नहीं होगा, अर्थात जिस जगह का संविधान अलिखित होगा, तो वहां संसद ही सर्वोच्च होगी। तो ही ऑप्शन यहाँ पर समझना है आपको। अलिखित संविधान जिस जगह का होगा वहां पर सर्वोच्च सत्ता संसद में निहित होगी। अर्थात संसद को सर्वोच्च समझा जाएगा। परंतु जहां का संविधान लिखित संविधान होगा वहां सर्वोच्च संविधान को माना जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अर्थात भारत में ना तो संसद सर्वोच्च है, ना राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है। यदि सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। अर्थात लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता महत्वपूर्ण होती है और अलिखित संविधान में संसद की सर्वोच्चता महत्वपूर्ण होती है। ये आपका क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पर आते हैं। पहला तो मैंने आपको क्लियर किया कि जहां का भी लिखित संविधान होगा तो संविधान ही सर्वोच्च होगा। संसद, संविधान जो होगा वो संसद की जननी कहा जाएगा। अर्थात संसद संविधान के नियमों को फॉलो करते हुए कार्य करेगी। परंतु जहां का संविधान अलिखित होगा वहां संसद सर्वोच्च होगी। संविधान को दस्तावेजों के रूप में रखा जाएगा, अर्थात प्रारूप के रूप में, कानून के रूप में तैयार करके रखा जाएगा। और वो क्या है, बदलते रहते हैं कभी भी किसी भी वक्त। अर्थात यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, कभी भी किसी भी वक्त यदि बदलते रहते हैं कानून, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अलिखित संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सरल प्रक्रिया होती है। चलिए यहाँ पर क्लियर क्या हुआ, अलिखित संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, सरल प्रक्रिया होगी। दूसरे नंबर पर लिखित संविधान जो होगा इस पर क्या होगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो जटिल प्रक्रिया होगी। अर्थात यहाँ पर
जो भी संविधान संशोधित होगा अधिकतम 2/3 बहुमत से उसको संसद के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। परंतु जहां पर अलिखित संविधान होगा वहां पर लगभग 50% प्लस 1 के प्रस्तावकों द्वारा यहाँ का संशोधन या विधेयक पारित हो जाएगा। अर्थात लिखित संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो जटिल होगी और अलिखित संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो सरल होगी। चलिए अब आगे देखते हैं संविधान। यहां से आपका क्लियर होगा कि संविधान कितने प्रकार का, लिखित संविधान और अलिखित संविधान 2 प्रकार का हो सकता है। शासन करने का सिद्धांत, ये क्या है? एक शासन करने का सिद्धांत है। अर्थात इसको कह सकते हैं संविधान को, संविधान नियमों का एक समूह है। संविधान नियमों या कानूनों का एक समूह है। संविधान नियमों या कानूनों का एक समूह है जो हमें लिखित रूप से मिलता है। जो हमें क्या होता है? लिखित रूप से मिलता है। अर्थात लिखित और अलिखित दोनों रूपों में यह प्रस्तुत होता है। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। आगे संविधान में जो आज हमें चर्चा करना है, संविधान की प्रस्तावना के विषय में। संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना या इसी को कह सकते हैं हम उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान में जो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, ये तो आप सब जानते ही हैं कि प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। अर्थात जिस संविधान, जिस नियम या कानून की हम व्यवस्थित एक बुक बनाना चाहते हैं, एक किताब बनाना चाहते हैं या लिखित स्वरूप रखना चाहते हैं अपने अंदर में, तो उसका हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी। सिंपल सी बात, हमें कोई ऐसे लिखना है या किसी विषय पर बृहद चर्चा करनी है, और विषय यहाँ पर हमारा कानून व्यवस्था या नियम कह सकते हैं। किसी विषय पर बृहद चर्चा करनी है तो उस विषय पर सबसे पहले हमें उस विषय का इंट्रोडक्शन देना जरूरी होगा। अर्थात उसकी प्रस्तावना देना हमें जरूरी होगा। अर्थात यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में कार्य कर रहे थे, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य क्या होता है? अर्थात उद्देश्य का मेन मतलब ये था कि जो हमारा संविधान बनेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा, जनता को लेकर के, जनता के हितों को लेकर के कैसा, क्या, किस उद्देश्य, किस प्रारूप पर आधारित हो, किस संकल्प, अर्थात इसकी संकल्पना क्या होगी, विचार क्या होंगे, इन विचारों को भी हम उद्देशिका कहते हैं। अर्थात हमारा जो संविधान बन रहा है उसकी महत्ता के लिए हमें उसके संकल्प को जानना, किस संकल्प पर को आधार बना करके हम इस संविधान को लिखने जा रहे हैं, उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा यही जरूरी था कि उद्देशिका कैसी। और उस उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। ये इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पहली बार प्रस्तुत किया था। इसी प्रस्तावना को एन.ए. पालखीवाला, नोट करते जाइएगा, एन.ए. पालखीवाला ने, जो कानून विशेषज्ञ कह सकते हैं, संविधान विशेषज्ञ कह सकते हैं, एन.ए. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है और ये यूपीपीसीएस या यूपीएससी में प्री में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ भी चुका है कि
जो संविधान हमारा तैयार हुआ, अर्थात ये एक चीज तो आपको पता ही है कि भारत का संविधान विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहें तो भारत का संविधान है। अर्थात इस विस्तृत संविधान का पहचान पत्र हम किसे कहेंगे? सिंपल सी बात, हम लोग हैं, हमारा आइडेंटिटी कार्ड कुछ ना कुछ तो होता होगा। हम कैसे मान लें कि हम भारतीय हैं? हम कैसे मान लें कि हम अमेरिकी हैं? हम किस राष्ट्र से हैं, किस स्टेट से हैं, किस देश से हैं? हम ये कैसे मान लें? कुछ ना कुछ हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, अर्थात हमारा पहचान पत्र। और इस संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाला ने प्रस्तावना को कहा है। ध्यान रखिएगा, इसको इलेक्शन कार्ड कह सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ कह सकते हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड, कुछ भी इसको कह दीजिए। ये पहचान पत्र के आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जाना जाता है। अर्थात संविधान की प्रस्तावना को एन.ए. पालखीवाला ने एक पहचान पत्र की संज्ञा दी है। चलिए आगे देखते हैं प्रस्तावना। क्वेश्चन आया, प्रस्तावना, अधिकतर क्वेश्चन आता है कि क्या सबसे पहले प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है या नहीं? संशोधन हुआ है या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है या नहीं। यहां से डबल क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है या नहीं, यदि मैं बता देता हूं आपको, या तो यदि संशोधन हुआ होगा, इसका मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है। यदि संशोधन हुआ होगा अब तक में, तो इसका मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है। और यदि अब तक में कोई भी संशोधन नहीं हुआ होगा, तो आज तक की हमारी जानकारी के लिए सिंपल सा एक क्लियर होता है कि संशोधन संभव नहीं होगा, या तो फिर अभी तक संशोधन नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है कि यह एक जटिल प्रक्रिया। चलिए देखते हैं संशोधन हुआ है कि नहीं। तो एक चीज आपको क्लियर करना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976, जो इतिहास का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें कह सकते हैं कि आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं, उनमें से 50%, लगभग 40 या 50% संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में हुए। चलिए, तो एक चीज आपको यहां पर क्लियर करना चाहिए, क्या 42वां संविधान संशोधन यदि इतना ही लोकप्रिय रहा, यदि एक चीज संविधान में संशोधन तो गवर्नमेंट सरकार के अंडर में होता है, अर्थात संसद में गवर्नमेंट या सरकार होती है। सरकार किस सत्ता दल की है, ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन यदि इतना लोकप्रिय है, इतना अधिक 42वें संविधान संशोधन में 1946 में यदि इतना ज्यादा संशोधन हुआ है, तो सरकार किसकी थी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, उस समय कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द मैं आगे बताने वाला हूं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। इन 3 शब्दों को जोड़ने में जब संशोधन हुआ, तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? तो उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की। अर्थात आपको यहां से क्लियर हो रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट में सर्वाधिक संशोधन हुए हमारे भारतीय संविधान में। चलिए, तो आगे जो आएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है
पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जो कह सकते हैं, अखंडता, अखंडता। ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। इसका मतलब है संविधान की प्रस्तावना तो क्लियर हो गई थी 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में इस प्रस्तावना आ गई थी और 76 में ये 3 शब्द आए हैं। इसका मतलब है कि ये शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं, अर्थात ये बाद में जोड़े गए हैं। आपका तुरंत क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में ऐसे कौन से, निम्न में से ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द है। ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए और ये शब्द जब जोड़े गए तब श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी। अर्थात यहां से क्लियर होता है कि संविधान में संशोधन हुआ। यदि संविधान में संशोधन हुआ, इसका मतलब है यहां से आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि संविधान में संशोधन संभव है। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में क्या है? संशोधन संभव। संविधान में तो पहले से था, संशोधन का प्रक्रिया है, और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है। यहां से आपको क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या, जब प्रस्तावना बनी, जब प्रस्तावना बनी, क्या प्रारंभ में ही संशोधन करने की प्रक्रिया थी या बाद में प्रक्रिया आई? ये चीज क्लियर करना है। तो यहां पर देखते हैं कि प्रारंभ में सबसे पहले भारतीय संघ का मामला आया। भारतीय संघ का मामला 1957 में, 1957 में भारतीय संघ का मामला आया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। भारतीय संघ का मामला 1957 में आया और 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्याय संगत नहीं है। सिंपल सी बात, प्रस्तावना को लेकर के या प्रस्तावना में जितने शब्द दिए गए हैं, जो व्यवस्था दी गई है, उसको लेकर के कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अर्थात जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूल अधिकारों को लेकर के या संविधान के किसी अंग में कोई जो अव्यवस्था हो रही है, तो उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परंतु प्रस्तावना में जो भी जैसा है वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्याय संगत नहीं है। बस उसको एक हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए या संप्रभुता के लिए रख सकते हैं, एक व्यवस्था को गौरवशाली बनाने के लिए रख सकते हैं, परंतु इसको न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। अर्थात 1957 में इसको न्याय योग्य नहीं रखा गया। दूसरा मामला आया तुरंत, बेरुबारी का मामला आया। बेरुबारी मामला 1960 में आया, 1960 में। और यह मामला क्या था, ध्यान रखिएगा। इस मामले में क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? इस मामले में एक ही वो था, मांग थी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। एक ही क्वेश्चन था, क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या ना माना जाए। चलिए देखते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेरुबारी का जो मामला था 1960 में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एक चीज आपको पहले भी पता चल चुका है, ये न्याय संगत नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए न्याय के लिए हम नहीं जा सकते।
दूसरे नंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया बेरुबारी के मामले में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यदि, एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इस पर संशोधन संभव नहीं है। अर्थात संविधान में संशोधन करने की शक्ति ओनली संसद को दी गई थी। संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया निर्धारित की गई वो उसमें संशोधन संविधान में ओनली संसद कर सकती है नियम बना करके। अर्थात संविधान में संशोधन संसद कर सकती है और ये संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये आपका सिंपल सा क्लियर हो गया कि यहाँ बेरुबारी के मामले में एक निर्णय आया कि संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। क्या आगे भी कोई मामला आया तो देख लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण मामला आया है आपका आज तक के इस इतिहास में, जो सबसे बड़ा मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया। बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये मामला आया। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और इस मामले में भी इस मामले का मेन जो मसौदा था, इसका जो ये मामला था सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौती था। इसमें एक ही मांग थी कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं। दूसरे नंबर पे बेरुबारी मामले में तो सीधा सा क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। पुनः मामला पहुंच गया पुनर्विचार के लिए कि केशवानंद भारती ने 1973 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं। चलिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में निर्णय दिया। इस मामले में निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये यहां से क्लियर हो गया और ये आज तक अभी तक बदला नहीं गया है। इसी तरह चल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान, केशवानंद भारती के मामले में 1973 में ये मामला आया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए। अर्थात 1973 में तुरंत क्लियर हो गया, साफ तौर पर एक चीज क्लियर हो जाता है कि यदि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तो संविधान की प्रस्तावना में भी संसद संशोधन कर सकती है। और तुरंत आगे 1976 आया और 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़ दिए गए। वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ दिया गया। ये आपका क्लियर हुआ यहां तक कि आपका क्वेश्चन यदि आता है कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए तो सीधा सा एक ही आंसर है। केशवानंद भारती मामले में इसको मान लिया गया कि संविधान का अंग है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन और यहीं से बन जाता है कि अब तक की यदि देखा जाए सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। अर्थात 13 जजों की, ध्यान रखिएगा इसको, कितने जज थे? 13 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। केशवानंद भारती मामले की अब तक के सबसे बड़ी पीठ थी, 13 जजों की पीठ। और इसमें 7:6
7:6 के अनुपात में मत पड़े थे, अर्थात 7 प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए, 7 इस पक्ष में थी, 6 प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाए। अर्थात यदि 7 में बहुमत है इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो ये प्रस्तावना केशवानंद भारती के मामले से संविधान का अंग मानी जाने लगी। ये आपका यहां से क्लियर होता है। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना के विषय। संविधान की प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना के अंदर से भी क्वेश्चन आपका बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक आज आपको क्लियर हो रहा है, जो प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखेंगे कि एक एक शब्द का अध्ययन प्रस्तावना में क्या निहित है हमारे भारतीय संविधान में। ये यदि प्रस्तावना है इसका मतलब है कि जो चीजें इसमें निहित होंगी उसी का एक आधार होगा। जैसे कि क्या कहते हैं, इसको संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, सुना होगा कि डॉक्टर भीम जल्दीबाजी में ही आंसर गलत होता है, और जल्दीबाजी में आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है प्रस्तावना, अनुच्छेद 32। और तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि संविधान की यदि आत्मा के विषय में कहे या संविधान के किस भाग को, जब क्वेश्चन आए आपका संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तब आपको प्रस्तावना लगाना है। इसके अलावा यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आता है तो अनुच्छेद 32 आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आता है। अर्थात क्या कहा था, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इन दोनों में बस यही फर्क है। आप लोगों ने एक नाम तो सुना होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ध्यान करिए एक बार, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई उस स्थिति में बीबी गिरी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति थे और उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, परंतु उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से जब त्यागपत्र दे दिया तो उस स्थिति में ना तो उपराष्ट्रपति था ना तो राष्ट्रपति थे, ये दोनों पद रिक्त थे। परंतु एक चीज हमारे संविधान में है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो 6 महीने के अंदर हम नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेंगे, परंतु कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं। दूसरे नंबर पे, परंतु राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे तो हमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ही कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। इसी प्रकार के.एम. मुंशी, आपका नाम बहुत ज्यादा इनका सुने होंगे, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री क्या है? अर्थात जहां से राजनीति का जन्म हुआ है,
जिस पत्र से, जिस जगह से राजनीति का जन्म हुआ है, पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है, उसे राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को कहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री का की संज्ञा दी है के.एम. मुंशी ने। तो आगे आते हैं, तो एक चीज जरूर क्लियर रखिएगा, यदि आपका क्वेश्चन आता है कभी भी कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना ही लगाना है। और यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आता है कि संविधान की आत्मा निम्न में से क्या है, तो आर्टिकल 32 आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम संविधान की प्रस्तावना में, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा बनता है और यूपीपीसीएस में बन चुका है। अभी इसी बार एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना स्टार्ट या प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द कौन से हैं, या प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ हुई है। तो उसमें कई ऑप्शन दिए थे, उसमें सबसे पहला ही आपको आंसर देना है। यदि कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की स्टार्टिंग क्या है, हम भारत के लोगों से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे पहला शब्द नागरिकों के लिए था, हम भारत के लोग। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारत का नागरिक, या अपने लिए या अपने संविधान सभा के लिए, उन्होंने क्या कहा, सभी का संबोधन किया, संपूर्ण राष्ट्र का संबोधन किया था और कहा हम भारत के लोग भारत को, अपने राज्य को, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये फ्रांस की संकल्पना है। अर्थात इस शब्द को फ्रांस से लिया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यदि सिंपल सा अर्थ देखें तो आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर, अभी आपने एक चीज और देखा होगा, मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। इस लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा कि आर्थिक व्यवस्था, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही, या तो बिल्कुल कहते हैं 0% हो गई है। मतलब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गई है। इसलिए अभी मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। और ये जो हमारे सामने एक समस्या आई है महामारी के रूप में, इस महामारी को समस्या न समझते हुए अवसर समझिए, और अवसर समझ करके इसी के थ्रू आप कार्य करिए। और कार्य करने से ही लोग आत्मनिर्भर, मतलब अपने स्वयं पर निर्भर हो जाना, यही हमारे प्रस्तावना की संकल्पना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अर्थात हम किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर ना हो, दूसरे नंबर पर किसी दूसरे राष्ट्र का हम पर दबाव ना हो, तीसरे नंबर पर हम कुछ भी करें स्वयं पर स्वतंत्र हो, स्वावलंबी। अर्थात हमें, हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना, हम कोई भी कानून बनाएं, अपने राष्ट्र को छोटा करें, अपने राष्ट्र को बड़ा करें, हम कुछ भी करें अपने राष्ट्र के अंदर, या विदेश नीति की हमारी पॉलिसी कैसी हो, इन सब में हम क्या हो, स्वतंत्र हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे का दबाव हम पर ना हो। इसीलिए हमारे प्रस्तावना में ही कहा है हमारा संविधान ऐसा हो जैसे कि हम ऐसे हो कि संपूर्ण प्रभुत्व, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। दूसरे नंबर पर आगे आते हैं कि जो शब्द जोड़ा गया बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद शब्द का तात्पर्य क्या है? समाजवाद शब्द का तात्पर्य है कि हमें किसी वर्ग विशेष को लेकर के नहीं चलना, हमें एक समाज को लेकर कर चलना है। अर्थात नागरिक समाज या जनता का समाज या मानव का समाज कह सकते हैं। हमारे पास एक समाज है जो मानव समाज है। इस मानव समाज में ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई वर्ग है, ना तो कोई जाति है, ना किसी क्षेत्र विशेष का है, इस तरह ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है। ओनली क्या है, एक समाज, एक वर्ग का, एक समाज का। तो समाज अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
ये राज्य के लिए कहा गया, राष्ट्र के लिए कहा गया। दूसरे नंबर पर आते हैं आगे, पंथ निरपेक्ष शब्द आया। पंथ निरपेक्ष या इसी को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। अर्थात इस संकल्पना का मेन आधार था कि जो हमारा राष्ट्र हो, कानून व्यवस्था हो या हमारा संविधान हो, किसी धर्म पर आधारित ना, किसी धर्म विशेष को लेकर के ना हो। ये क्या हो, सभी धर्मों के लिए समान, अर्थात राज्य किसी धर्म के लिए ना, राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हो और सभी को धर्मनिरपेक्ष, अर्थात सभी को अपने धर्म को अपने ढंग से मानने का अधिकार, स्वीकार करने का, अपने धर्म का पालन करने का सभी को समान अधिकार। अर्थात किसी को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो कि आप हिंदू धर्म स्वीकार करिए, आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करिए, आप ईसाई धर्म स्वीकार, मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में किसी प्रकार का दबाव ना हो। राज्य के लिए सब कुछ सब सेम, सभी धर्म सेम, अर्थात उसके लिए सब बराबर हो, जितने भी नागरिक मानव समाज। आगे आते हैं, लोकतंत्रात्मक की बात किया है, लोकतंत्र की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, और लोकतंत्र आपका यहां पर स्थित है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र में मेन मतलब कि भारत में जनता का शासन, अर्थात सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में, जो भी हो जनता में। लेकिन लोकतंत्र तो दो प्रकार का होता है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और दूसरे नंबर में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हमें यदि आपके पेपर में, और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। दूसरे नंबर पर हमारे राष्ट्र में कौन सा लोकतंत्र है, और आप लोगों ने तुरंत आंसर दिया कि हमारे राष्ट्र में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ही नहीं हमारे यहाँ। तो आप लोगों ने इसका सलूशन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसलिए क्योंकि जनता को डायरेक्ट मत करने का अधिकार है। चलिए मैं आपका ये जो मतभेद है इसका सलूशन दे रहा हूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं है और अप्रत्यक्ष। हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मैं ये बता रहा हूं कि ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष क्यों है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, ये आपको समझना है। देखिए, जब हम वोटिंग करते हैं तो ना तो हम अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, ना तो हम अपने राष्ट्र के पीएम को या अपने देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ना तो हम अपने यहाँ के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, मतलब जो भी, ना तो हम राज्यपाल को बनाते हैं। जो भी सर्वोच्च सत्ता जिसके हाथ में होती है हम किसी को नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट हम किसी को नहीं बनाते। चलिए देखते हैं कैसे। सीएम जो हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, जिसके हाथ में स्टेट की राज्य सत्ता होती है, तो उसको हम इनडायरेक्टली बनाते हैं, डायरेक्टली नहीं बनाते। क्योंकि हम क्या करते हैं, एमएलए चुनते हैं, न कि चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। चीफ मिनिस्टर को तो हमारे राष्ट्र में चुनाव, हमारे देश में, हमारे राज्य में चुनाव ही नहीं होता। ना तो प्राइम मिनिस्टर का हमारे राज्य में चुनाव होता है, राष्ट्र में चुनाव। हमारे देश में पीएम और सीएम का चुनाव नहीं होता। ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि पीएम और सीएम का चुनाव होता है, इनकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, इनको नियुक्त किया जाता है, उस पद पर तैनात किया जाता है। इसलिए ये अपने माइंड में कभी भी क्वेश्चन आए कि पीएम और सीएम का चुनाव होता है या नहीं, तो इनका चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात किसका चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और
विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों सदस्यों का चुनाव होता है और इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। डायरेक्टली जनता इनको चुन करके भेजती है, एक को पार्लियामेंट में भेजती है, एक को लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजती है, अर्थात विधानसभा में भेजती है। अर्थात जब ये वहां पहुंच जाते हैं तो जिस सत्ता दल का नेता पहुंचता है उसमें कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, सीएम बन सकता है। उस सत्ता दल, जो दल जिस पार्टी की जीत होगी उस पार्टी का नेता ही प्रमुख बन जाता है, अर्थात सीएम और पीएम का चुनाव नहीं होता। सिंपल सी बात, हम ना तो अपने राज्य के प्रमुख को चुनते हैं, ना तो हम अपने राष्ट्र के प्रमुख को, अर्थात ना तो हम पीएम का चुनाव करते हैं, ना तो हम सीएम का, जिसके हाथ में पूर्ण रूप से बागडोर होती है राष्ट्र की, हम उनका चुनाव नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सिंपल सी बात, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो अपना भारत ही है, यूएसए कह सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण। चलिए, ये आपका लोकतंत्र हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, अर्थात डेमोक्रेसी में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है, अर्थात जनता ही सर्वोच्च है। अगले नंबर पे आते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए, ये रिपब्लिक शब्द की बात करता है, गणराज्य शब्द की बात करता है। गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, अर्थात रिपब्लिक शब्द की बात करता है। आकृति हमारी जो प्रस्तावना है, रिपब्लिक शब्द, रिपब्लिक क्या है, गणराज्य क्यों कहा गया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात कैसा गणराज्य? लोकतंत्रात्मक, मतलब जो इसका मेन प्रमुख हो उसको लोग अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुने। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र ये बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता क्या करे? इसके प्रमुख को चुने। रिपब्लिक, अर्थात रिपब्लिक का मेन मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और वो एक अनिश्चित समय के लिए होता है, अर्थात उसका चुनाव होता है, ना कि वो वंशानुगत, ना तो राजतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक नहीं है, उसका चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं है। अर्थात वंशानुगत का मतलब होता है कि एक ही घर से राजा रानी का सिस्टम चलना, अर्थात जो राजा हो उसकी मृत्यु हो जाए या वो पद रिक्त कर दे तो उसका बेटा हो जाए, उसकी पुत्री हो जाए, बन जाए राजा, शासक बन जाए, आगे यही क्रम चलता रहे, मतलब एक ही, अर्थात राजशाही शासन व्यवस्था चलती रहे। इसलिए तंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात हमारे यहाँ का जो प्रमुख होगा या राष्ट्रपति कह सकते हैं, राष्ट्रपति जो होगा अर्थात जो भारत सरकार का अध्यक्ष होगा, कह सकते हैं भारत का अध्यक्ष, तो मुख्य कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होगा और जनता द्वारा होगा। वो डायरेक्ट रूप से हो रहा है, प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, ये अलग बात है, परंतु हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीधा सा तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हो रहा है, अतः वंशानुगत नहीं होगा। ये एक अस्थायी व्यवस्था है, अर्थात 5 साल के लिए ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो कि अभी भी ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ वंशानुगत प्रक्रिया, राजा रानी वाली प्रक्रिया चल रही है, और वहाँ रिपब्लिक नहीं है, गणराज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, गणराज्य का सिंपल सा अर्थ है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना, वंशानुगत प्रक्रिया ना होना। तो क्या गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की, देखिए बात कर रहा है, हमारे राष्ट्र के समस्त नागरिकों को, जितने भी नागरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये देखिए 3 प्रकार के न्याय। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है? तो कौन कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान किया गया है, अर्थात 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है। ये न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ध्यान रखिए कहां से
इसकी संकल्पना कहाँ से हमारे उसमें ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय कहाँ से दिया गया है? ये रूसी क्रांति की संकल्पना है। अर्थात 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी और इस क्रांति की संकल्पना थी हमारा प्रस्तावना में कि सामाजिक रूप से वहां शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, राजनीतिक रूप से शोषण हो रहा था। इन तीनों की शोषण व्यवस्था को हटाया गया। इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर क्रांति हुई, आंदोलन हुआ और इस व्यवस्था को देखते हुए ये सोचा गया कि आगे चल करके हमारे संविधान के खिलाफ भी क्रांति न हो, इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया। सामाजिक, आर्थिक अर्थात संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आगे आते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से प्रस्तावना से, ध्यान रखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? पहले तो न्याय की यदि बात करें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और यदि स्वतंत्रता की बात करता है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचारों की स्वतंत्रता, हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, किसी पर विश्वास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और उपासना करने, किसी भी धर्म की उपासना, किसी भी ईश्वर की उपासना करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार। अर्थात कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समानता कितने प्रकार की? आप लोगों के पास जब स्वतंत्रता और समानता का नाम आता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, मूल अधिकारों में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन यही कहेगा कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 2 प्रकार, प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा दी जाएगी, अवसर दिए जाएंगे हर जगह, समानताएं, ये समता। 2 प्रकार की समताएं प्रदान की गई है हमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता प्रदान की। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारतीय नागरिकों को एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है और संकल्प दिलाया गया है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होना चाहिए। अर्थात ये संकल्प सुनिश्चित कराया गया है व्यक्तियों को कि हमें गरिमा बनाए रखना है, राष्ट्र की एकता बनाए रखना, ये हमारा संकल्प है, हमारा क्या है, संकल्प है। अर्थात हमें दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना है इसके लिए कि व्यक्ति की गरिमा रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन 3 चीजों में किसी प्रकार से हमारा ढांचा अव्यवस्थित न हो हमारे राष्ट्र का, इनकी हमारी सबकी ये अर्थात हमारे लिए कर्तव्य समझ सकते हैं, मूल कर्तव्य इसको समझ करके कर सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। ये देखिए हमें संकल्प दिए गए हैं, दृढ़ संकल्प होकर कार्य करना, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनल अपने लिए नहीं कहा, हम भारत के लोग, हम सभी के लिए कहा कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी अर्थात 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकार, अंगीकार मतलब इस प्रारूप को अपनाते हैं, अधिनियमित, इसके कुछ नियम क्या करते हैं, अधिनियम कानून बना देते हैं और आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते हैं।
अर्थात इसको हम अपना लेते हैं। और सबसे पहले इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, ये डेट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। दोनों में डिफरेंस, एक चीज ध्यान रखिए, ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये तो ठीक है, पर 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया, 26 जनवरी की ही डेट क्यों दी गई? ये 26 जनवरी की डेट इसलिए दी गई कि 1929-30 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी की मध्यरात्रि को पूर्ण स्वराज्य का नारा लगाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का नारा लगाया गया था और कहा गया था अब हमें पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए 26 जनवरी की डेट को रावी नदी के तट पर ऐसा किया गया था मध्यरात्रि में, इसलिए 26 जनवरी की डेट को ही अपने संविधान को लागू करने के लिए उचित माना गया है। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये आपकी प्रस्तावना यहां से क्लियर होती है पूर्ण रूप से। संविधान की प्रस्तावना के विषय में सुभाष कश्यप जी ने कहा है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। प्रस्तावना के विषय में, संविधान की प्रस्तावना के विषय में अच्छे अधिवक्ता हैं सुभाष कश्यप जी। सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ हैं। इन्होंने प्रस्तावना के विषय में कहा है कि यदि इन्होंने प्रस्तावना के विषय में कहा है यदि संविधान हमारी शासन व्यवस्था का शरीर है, क्या कहा है ध्यान रखिएगा, यदि संविधान हमारी शासन व्यवस्था का शरीर है तो प्रस्तावना इस शरीर की आत्मा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। शरीर की आत्मा है। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना इस शरीर की क्या है? आत्मा है। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यदि आत्मा नहीं होगी तो शरीर नश्वर होगा, और यदि अर्थात आत्मा के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना आत्मा का कोई मोल नहीं। इन दोनों में बहुत ही अच्छा तारतम्य स्थापित किया गया है। तो संविधान शरीर है तो प्रस्तावना इस शरीर की आत्मा है। आगे कहा है कि यदि प्रस्तावना आधारशिला है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान इस पर खड़ी एक अट्टालिका अर्थात यदि आधार स्तंभ नहीं होगा, यदि नींव नहीं होगी मजबूत, तो उस पर जो इमारत खड़ी होगी वो मजबूत हो ही नहीं सकती। इसलिए इन दोनों का तारतम्य स्थापित किया गया है। सुभाष कश्यप जी ने ये कहा है। तो यहां से लिखित और अलिखित संविधान आपका कंप्लीट हो चुका है। एक चीज आपका आता है क्वेश्चन, अभी भी लोकतंत्र के विषय में बात कर रहे थे, वोट देने का अधिकार। यहां पर अधिकारों के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार या
चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार होगा? तो अधिकारों की यदि बात करें तो देखिए 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक कानूनी अधिकार कह सकते हैं या सरकारी अधिकार कह सकते हैं, दूसरा संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, अधिकार कह सकते हैं, तीसरा आप सब लोग जानते हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए बस। मूल अधिकार हम किसको कहेंगे, संवैधानिक अधिकार हम किसको कहेंगे, और कानूनी अधिकार किसको कहेंगे, यहां से आप क्लियर हो जाए कौन सा क्या। देखिए मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं, वो सभी मूल अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो रखे गए हैं वो सभी क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो संवैधानिक अधिकार कौन से हैं? तो देखिए मूल अधिकारों के अलावा अर्थात आर्टिकल 12 से 35 के अलावा संविधान के अंतर्गत वर्णित जितनी भी कानून जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बताया कि मूल अधिकार 12 से 35 ओनली, इसके अलावा कोई भी मूल अधिकार नहीं। संवैधानिक अधिकार इनके अलावा 12 से 35 के अलावा शेष जितने भी संविधान के अंतर्गत वर्णित है वो सभी क्या है, संवैधानिक अधिकार है। कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार वो अधिकार हैं जो ना तो मूल अधिकार है ना संवैधानिक अधिकार हैं, अर्थात जो लॉ या कानून व्यवस्था निर्धारित करते हैं या लॉ की किताबों में वर्णित होते हैं, कानून की किताबों या कानून जिनको करता है या न्यायालय जिन पर न्याय प्रदान करता है, न्याय देता है, तो वो सभी कानूनी अधिकार या सरकारी अधिकार होते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए अधिकार। सिंपल सा बेसिक डिफरेंस समझ लें। कानूनी अधिकार कौन सा है? आपने संपत्ति का अधिकार या भूमि ग्रहण अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था, ध्यान रखिएगा, पहले मूल अधिकार था परंतु इसको हटाया गया। ये संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार अर्थात लीगल राइट्स भी इसको कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं। संपत्ति का अधिकार अर्थात इसको कानूनी अधिकार या सरकारी अधिकार, और संविधान में वर्णित है इसलिए इसको संपत्ति का अधिकार भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात, जो संविधान में नहीं है वो कानूनी अधिकार है, जो बाहर लॉ की बुकों में वर्णित है, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा जिसका निर्णय प्रदान किया जाता है। और मूल अधिकार, ये चीजें आपको क्लियर हो गई पूर्ण रूप से आपकी इस क्लास में। अर्थात यहाँ पर ये क्लियर होता है कि वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत वर्णित है, ना तो मूल अधिकार है ना तो कानूनी अधिकार है, ये संविधान के अंतर्गत वर्णित है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, संवैधानिक अधिकार कहा गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आया है वोट देने का अधिकार, तो लोग क्या करते हैं, मूल अधिकार समझ के लिख देते हैं। ये हमारा मूलभूत अधिकार जो है वो तो क्या कहते हैं, हमारे नागरिकों के लिए कुछ अधिकार मौलिक रूप से जो प्रमुख होने चाहिए प्रदान किए गए हैं, पर संविधान में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जो संवैधानिक है। अर्थात मूल अधिकार अलग है, वोट देने का अधिकार अलग है। तो ध्यान रखिएगा, ये वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आगे, जो क्लास होगी हमारी आगे की, भारतीय संविधान की विशेषताएं जल्दी से देख लेते हैं तुरंत। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं।
भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या क्या इस संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता अभी मैं बता के आया हूं, ये सर्वप्रथम क्या है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान, ध्यान रखिएगा, लिखित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, विश्व का कोई भी संविधान भारतीय संविधान के बराबर का संविधान नहीं है, अर्थात इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा गया है। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे, सर आइवर जेनिंग्स लिख लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, सर आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। लिखित संविधान, देखिए विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका का संविधान लिखा गया, अर्थात यदि कभी क्वेश्चन आता है आपका कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो यूएसए का संविधान है। और दूसरे नंबर पर यदि क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित, तो लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान, अभी लिखित और अलिखित में चर्चा हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। विश्व का सबसे बड़ा, आपको पता है कि इसमें 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी, जो इस समय 12 हो गई। 8 अनुसूचियां थी पहले, इस समय क्या है, 12 अनुसूचियां हो गई। इसलिए इतना बड़ा संविधान अभी विश्व में किसी का नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं नम्य और अनम्य का सम्मिश्रण, नम्य और अनम्य का सम्मिश्रण। भारत का जो संविधान है नम्य और अनम्य का सम्मिश्रण है, अर्थात कठोर, लचीला और कठोर का सम्मिश्रण, लचीलेपन और कठोरपन का सम्मिश्रण है। यहाँ पर ये व्यवस्था है, ये नम्य कैसे है, अनम्य कैसे। देखिए जो संविधान है भारत का, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी विषय पर संशोधन संभव है, संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, अर्थात इसलिए ये क्या है, नम्य है। परंतु संशोधन प्रक्रिया जटिल है, इस कारण से ये क्या है, अनम्य भी कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर इस संविधान में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, और इस संविधान में ये भी है कि मृत्युदंड को माफ भी किया जा सकता है। नम्य और अनम्य का इस तरह सम्मिश्रण है। और यहीं पर एक चीज नोट करिएगा कि सर आइवर जेनिंग्स ने, ये इसके अनुसार बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सर आइवर जेनिंग्स ने इसे, मतलब भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है, आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है, आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है। चलिए नम्य और अनम्य का सम्मिश्रण हो गया। तीसरे नंबर में देखते हैं एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत का जो संविधान है इस पर एकल नागरिकता की व्यवस्था है, न कि दोहरी नागरिकता। चलिए देखते हैं एकल नागरिकता कैसे। किसी व्यक्ति को एक राष्ट्र विशेष की नागरिकता प्राप्त होती है, किसी स्टेट की नहीं। अर्थात यदि हम नागरिक हैं तो हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होंगे। इसलिए हमें भारत सरकार की नागरिकता प्राप्त होगी, न कि हमें किसी राज्य सरकार की। इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि यहीं पर यूएसए में देखें तो दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता वहां प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में डिफरेंस है। अगला देखते हैं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था को समझिएगा। दिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, परंतु भारतीय संविधान अर्धसंघीय है।
ये विश्लेषण में जब लिखने को आए तो आप लोग अर्धसंघीय की व्याख्या दे सकते हैं। संघात्मक शासन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि एक केंद्र बिंदु पर सब कुछ निहित होना, एक केंद्र पर सब कुछ निहित होना। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अलग अलग पार्टों में डिवाइड होना, मतलब अलग अलग विभाजित होना। सिंपल सी बात, संघात्मक का मतलब है अलग अलग डिवाइड होना, और अर्धसंघात्मक का मतलब है कि कुछ तो संघीय है परंतु संघात्मक है और परंतु कुछ एकात्मक है। ये अर्धसंघीय का मतलब। तो कैसे क्या है देख लेते हैं। देखिए, संघात्मक की यदि बात करें तो हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। जैसे केंद्र की अपनी अलग शक्तियां हैं और राज्यों की अपनी अलग शक्तियां हैं। राज्य सरकारें अपना अलग कानून बनाती हैं और केंद्र सरकार अपना अलग कानून, अर्थात ये दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। परंतु इन दोनों, केंद्र और राज्य दोनों के लिए न्यायपालिका क्या है? एक ही है। न्यायपालिका एक है, अर्थात यहां पर क्या हो गया? एकात्मक न्यायपालिका। सिंपल सी बात, जो संघात्मक था वो अर्धसंघात्मक, तो इसीलिए इसे अर्धसंघात्मक भी कहा गया है। परंतु आपको ध्यान रखना है, संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अगला देखते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, अर्थात भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है वो अपने आप पर स्वतंत्र है। जैसे कि शीर्ष बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये ऐसे आते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट है और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये इस प्रकार ये आप अपने आप पर स्वतंत्र हैं, किसी का इन पर दबाव नहीं है, अर्थात ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला आता है संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली कह सकते हैं। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या है इसको समझ लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, नियम बनाने का अधिकार संसद के पास है। अर्थात दूसरे नंबर पे जो मंत्री परिषद होगी उसका प्रधानमंत्री होगा और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति जो होगा वो नाम मात्र का शासक होगा। सर्वोच्च सत्ता मंत्री परिषद में निहित होगी। सब कुछ कार्यपालिका की जितनी शक्तियां होंगी वो मंत्री परिषद में होंगी। नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अर्थात राष्ट्रपति को यहाँ पर नाम मात्र का किया गया है और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये भी हमारे संविधान में किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ये हमारे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अर्थात इस प्रकार आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड टॉपिक और हमारे संविधान की जो विशेषता थी, ये भारतीय संविधान की विशेषता, इससे रिलेटेड टॉपिक आपका आज कंप्लीट होता है और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।